हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स के बाद कुछ क्वेश्चंस इसमें दिए थे मैंने, वो करते हैं पहले। देखो ये क्वेश्चन नंबर 30 जो है, एक सिरिंज गिवन है और वो सिरिंज में जो पीछे की तरफ पिस्टन है उसको हम पुश कर रहे हैं, उसको वो ये प्लंजर बोल रहा है। और ये प्लंजर जो है ये पुश हो रहा है एट ए वेलोसिटी 0.25 मीटर पर सेकेंड से। अब इसके अंदर जो लिक्विड है वो इधर से बाहर आ रहा होगा, तो लिक्विड जब इधर से बाहर आ रहा है वी ई वेलोसिटी से, तो ये वी ई निकालने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के में हम लोग लिखेंगे A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अब एरिया निकालने के लिए वो डायमीटर का स्क्वायर करेंगे, तो ये एक तरह से हो जाएगा 8/2 का होल स्क्वायर इंटू 0.25 इज इक्वल टू 2/2 होल स्क्वायर इंटू वीई। तो यहाँ से वीई की वैल्यू क्या आती है सबसे पहले ये बताओ। 4 की वैल्यू आती है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और उसके बाद फिर ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, उसके बाद ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। हमको सीधा सीधा ये पता करना है कि यहाँ पे ये कितने डिस्टेंस पे जाके ये गिर रहा है। ठीक है ना, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो गया ये सीधे सीधे। तो R इज इक्वल टू वीई अंडर रूट ऑफ 2h/g बनेगा। वीई की वैल्यू हो गई 4 और अंडर रूट ऑफ 2h/g हो गया 2 इंटू 1.25, ये हो जाएगा 2.5/10, तो ये 2 मीटर आ जा रहा होगा। निकाल लिया सभी ने? यस सर। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट में कह रहा है अ नॉन विस्कस लिक्विड ऑफ कांस्टेंट डेंसिटी, डेंसिटी गिवन है 10 क्यूब, flows in streamline motion along a tube of variable cross section. The tube is kept in an inclined manner. Cross section area of cross section of tube at P and Q पे दिया हुआ है। यहाँ पे एरिया दिया है 4 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर और Q पे दिया है 8 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। हाइट भी दोनों का अलग अलग है। P पॉइंट पे लिक्विड की वेलोसिटी दी हुई है 1 मीटर पर सेकेंड और Q पॉइंट पे नहीं मालूम है, तो Q पे तो निकाल ही सकते हैं A1 V1 इक्वल टू A2 V2 करके। तो Q पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी 0.5 मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना है फाइंड वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम बाय प्रेशर एंड ग्रेविटी फोर्सेस एज द फ्लूइड फ्लोज फ्रॉम P टू Q। तो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम बाय ग्रेविटी फोर्सेस अगर केवल लिखे हैं तो ग्रेविटी फोर्सेस यानी कि mgh, तो उसका जो वर्क डन बनेगा Wmg/वॉल्यूम। तो ये सीधे सीधे ρgh बनेगा, ρgh2 - h1। तो अब ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा? भाई ऊपर की तरफ जा रहा है ना, h2 बड़ा है तो ये माइनस में आएगा। तो ये सीधे सीधे हो जाएगा -10³ इंटू 10 और h2 - h1, तो ये वैल्यू आ जाएगी -3 × 10⁻⁴। ठीक है, यूनिट क्या बनेगा इसका? यूनिट बनेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देख लेना ध्यान से, जूल पर मीटर क्यूब है। और उसके बाद अगर प्रेशर का निकालना है तो प्रेशर के लिए हम लोग P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस ρgh1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस ρgh2 लिख सकते हैं। तो हमें P1 - P2 चाहिए प्रेशर का, तो P1 - P2 हो जाएगा, एक तो ρgh2 - ρgh1 बनेगा, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁴ एंड प्लस हाफ रो की जगह 10³ V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, तो ये 0.5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो ये देख लेना सॉल्व होके क्या आता है, कितना आता है, निकाला किसी ने? 29625 हम्म 29625 29625 625 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये प्रेशर फोर्सेस का हो गया। ये सेकंड वाला जो है हम लोगों ने बर्नौली अप्लाई किया, यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम। देखो कुछ डाउट है इसमें तो बताइए।
और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 में 35 भी अच्छा क्वेश्चन है। अ लार्ज ओपन टॉप कंटेनर ऑफ निग्लिजिबल मास, देखो लार्ज लिख दिया, इसका मतलब हम लोग 2gh यूज कर सकते हैं, अंडर रूट 2gh वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, जिसको हम लोग टॉरिस-अली थ्योरम भी बोलते हैं। कंटेनर ऑफ निग्लिजिबल मास एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए हैज अ स्मॉल होल ऑफ क्रॉस सेक्शन a by 100 in its side wall near the bottom. The container is kept on smooth horizontal floor. देखना जरा ध्यान से क्या है। इस तरह से ये केस है। ठीक है, और इसके बॉटम पे यहाँ पे होल है, इसका क्रॉस सेक्शन ए है, इसका क्रॉस सेक्शन a by 100 है। ठीक है, लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एंड इनिशियली इसका मास दिया हुआ है m0 और वेसल का मास निग्लिजिबल है। अज्यूमिंग लिक्विड स्टार्ट्स फ्लोइंग आउट हॉरिजॉन्टली थ्रू दी होल एट t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 पे है, तो अगर हम इसकी हाइट इनिशियल वाली h ले लें, ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद ये तो सिचुएशन हो गई t इक्वल टू 0 की। ठीक है, थोड़ी देर के बाद देखते हैं, थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि लेट से ये जो हाइट है, हाइट मान लेते हैं कुछ कम बचेगी, मान लेते हैं कि वाई हाइट बची है। देखना, तो वाई हाइट जब बचेगी तो ये जो लिक्विड है यहाँ से निकलेगा v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g स्पीड से। ठीक है, अच्छा लिक्विड का जो मास बचेगा वो भी कम हो जाएगा, मास इस बार इसका सपोज m हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले निकालना है कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ कंटेनर। ठीक है, व्हेन 75% ऑफ लिक्विड हैज ड्रेन्ड आउट, तो तब तो सीधा ही क्वेश्चन है, 75% पे ही निकालना है। क्यों भाई, तो y की जगह क्या हो जाएगा, 75% हैज ड्रेन्ड आउट का मतलब ये हाइट बचेगी h/4, मास बताओगे कितना बचेगा, मास हो जाएगा m0/4, मास m0/4 होगा, तो यहाँ y की वैल्यू क्या बन जाएगी, तो ये v की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 2g और इंटू h/4, तो ये देख लो जो भी बचेगा अंडर रूट ऑफ GH/2। तो इस पे पीछे की तरफ रिएक्शन फोर्स कितना लगेगा, रिएक्शन फोर्स की वैल्यू हमको मालूम है, रिएक्शन फोर्स होता है रो ए वी स्क्वायर, तो रो हो गया ए की जगह a/100 यूज करेंगे और v स्क्वायर की जगह GH/2 यूज करेंगे। बोलो, तो ये जो मास m0 है इसको इनिशियली लिख सकते हैं ना a इंटू एच इंटू रो, तो ये a h रो ये आ जाएगा, तो ये फोर्स की वैल्यू हो जाएगी m0g/200। देखो है वह, तो इसका एक्सीलरेशन कितना आएगा, तो एक्सीलरेशन हो जाएगा रिएक्शन फोर्स अपॉन इसका नया वाला मास, तो रिएक्शन फोर्स हो जाएगा m0g/200 और मास हो जाएगा इसका m0/4, तो ये कितना आएगा आंसर, g/50, बोलिए। ठीक है, और वीई की वैल्यू क्या होगी, तो देखो h को हम लोग लिख सकते हैं, h को लिख सकते हैं m/a इंटू रो, तो यहाँ से वीई की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ GH/2, तो ये हो जाएगा g/2 और h की जगह m0/a इंटू रो, तो ये आंसर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ m0g/2a रो। तो एक आंसर g/50 होगा और एक आंसर m0g/2a रो हो गया। बोलो, यस सर। हालांकि क्वेश्चन में और भी कुछ पूछा जा सकता था, क्यों भाई, सर इसमें तो जनरल एक्सीलरेशन पूछा था ये पार्ट में। जनरल एक्सीलरेशन पूछा था तो किसके फंक्शन में पूछा है, टाइम के फंक्शन में।
हाँ मतलब क्वेश्चन थोड़ा और पूछ सकता था, उनको देखने दो। टाइम के फंक्शन में पूछा है क्या? नहीं वो तभी पूछा है जब उसका जब 75% लिक्विड जो है वो ड्रेन आउट हो गया है, तभी पूछा हुआ है। जनरल एक्सीलरेशन चलो फिर भी निकाल लेते हैं, क्या बनेगा? क्यों भाई? एट जनरल इंस्टेंट when height of liquid is y, तो हाइट ऑफ लिक्विड अगर y है तो VE की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 2GY। बताओ फोर्स कितना रहेगा? तो फोर्स रहेगा रो ए VE स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रो इंटू A/100 और इंटू 2GY। मास कितना होगा जनरल वाला मास? तो जनरल वाला मास हो जाएगा, अगर y हाइट है, क्यों भाई, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जनरल वाला मास हो जाएगा m0 इंटू y/h। बताओ उसी प्रपोर्शन में, जिस प्रपोर्शन में हाइट चेंज होगी उसी प्रपोर्शन में मास भी चेंज होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग एक्सीलरेशन निकालेंगे तो एक्सीलरेशन आएगा F/m। तो तुम देखो एक्सीलरेशन G/50 आ जाएगा। यानी ये एक इंटरेस्टिंग बात भी है कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट आएगा। देखो y कैंसिल हो जा रहा है ना। बताओ भाई मास भी y का फंक्शन आएगा, y के प्रोपोर्शनल आएगा, और फोर्स भी y के प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो F/m करेंगे तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट आ जा रहा है, चेक कर लो। ठीक है। सर हाँ। ये सेकंड में जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स पूछा है, तो सर उस टाइम तक उस कंटेनर के पास भी तो वेलोसिटी होगी, तो हम किसके रिस्पेक्ट में आंसर दे रहे हैं? तो इफ्लक्स वेलोसिटी हमेशा कंटेनर के रिस्पेक्ट में है। इफ्लक्स वेलोसिटी हमेशा कंटेनर के रिस्पेक्ट में है। ये जो पूछा हुआ है यस। विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर। अब इसमें और क्वेश्चन बन सकता था, वो ये भी पूछ सकता था कि इस टाइम तक कंटेनर की क्या वेलोसिटी होगी, मतलब और यस डिफिकल्ट सर, बन। तो मैंने से वही लेके कर दिया था। ठीक है ना, तो क्योंकि कंटेनर का एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो हमें केवल कंटेनर की वेलोसिटी निकालनी है। तो कंटेनर की वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग v = u+at लगा सकते हैं, लेकिन हमको टाइम चाहिए, तो टाइम t मान लेते हैं, तो t टाइम पे निकल आएगी वेलोसिटी। और टाइम और हाइट में भी रिलेशन निकाल सकते हैं। वो जो हम लोगों ने टाइम निकाला था ना, लिक्विड बाहर आने का टाइम, उसमें यस। टाइम और हाइट में भी रिलेशन निकाला था, तो वो टाइम यूज कर सकते हैं। अगर हाइट के टर्म्स में चाहिए तो हाइट के टर्म्स में आ जाएगा, नहीं तो टी के टर्म्स में आ जाएगा। बोलिए, अच्छा क्वेश्चन है। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, water is filled in a beaker up to height 3 meter. An orifice is at a height 52.5 centimeter from the bottom of the beaker. The ratio of cross section area of दिया है, square of speed of liquid coming out। ये तो निकाल लिया होगा, कितना आया? क्यों भाई, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, क्यों? VE is equal to अंडर रूट ऑफ 2G डेल्टा H अपॉन 1 माइनस A/A का होल स्क्वायर। बस इसमें जनरल वाला यूज होगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ से VE स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी? तो 2 इंटू जी, डेल्टा H कितना बनेगा? डेल्टा H कितना लिखेंगे? डेल्टा H 247.5। हाँ 3 माइनस 0.525 बनेगा। ठीक है, अपॉन 1 माइनस A/A, रेशियो ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ओरिफाइस, और वो दिया है तो ये 0.01 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आएगी जो भी आंसर आएगा। देखो इंटीजर में आती है क्या? इंटीजर टाइप क्वेश्चन लगता ही है।
50। 50। अच्छा, ऑप्शन थे ना क्वेश्चन में शायद। यस सर। 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और देखो, ये वाला क्वेश्चन। सर इसका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आ रहा है, बताना ये वाला क्वेश्चन। देखो, वाटर टैप जहां से निकल रहा है वहां का क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वो जो लिक्विड स्ट्रीम है जैसे जैसे नीचे आएगी क्रॉस सेक्शन कम होता जाएगा। तो हमसे नीचे क्रॉस सेक्शन पूछा हुआ है जब उसका हाइट 0.15 मीटर हो जाता है, ठीक है। तो 0.15 मीटर हो जाने पे यहाँ पे उसका स्पीड भी अलग होगा v2। यहाँ पे स्पीड हमको दिया हुआ है v1। v1 की वैल्यू दी हुई है 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले इसमें लगाओ यूजिंग बर्नौली। यूजिंग बर्नौली हम लोग लिखेंगे P0 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू P0 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस 0। हम लोग क्या कर रहे हैं कि A2 जहाँ पे है वहाँ पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस ले रहे हैं, तो इनिशियल वाली पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी रो GH। तो यहाँ से देखो ये P0 तो कैंसिल ही हो गया, v2 कितना आता है निकल के, v2 कितना आता है निकल के, 2 मीटर पर सेकेंड आता है। यस सर। तो 2 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो हम लोग A2 की वैल्यू लिख सकते हैं, A2 हो जाएगा A1 V1 अपॉन V2। तो ये A1/2 हो जाएगा। तो ये 5 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगेन बर्नौली एंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का एप्लीकेशन है। सर हाँ, सर हम ये बर्नौली थ्योरम सिर्फ आइडियल फ्लूइड्स पे अप्लाई कर सकते हैं ना? आइडियल फ्लूइड तो हो ही साथ साथ स्ट्रीम लाइन फ्लो होना चाहिए, दोनों बातें हैं। अगर टर्बुलेंट फ्लो है तो नहीं लगा सकते हैं, यस सर। ठीक है ना। एक और था क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है सिलेंड्रिकल वेसल of height 500 mm has an orifice at its bottom. The orifice is initially closed and water is filled in it up to a height h. तो मान लेते हैं कि ये इस तरह का वेसल है, ठीक है। नाउ द टॉप इज कंप्लीटली सील्ड, मतलब इनिशियली ये h हाइट तक फिल्ड है, समझना ध्यान से। और जब हमने टॉप उसका सील किया होगा तो प्रेशर यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहा होगा 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। और तब हमने इसमें होल किया है, तो होल करने से क्या हो रहा है कि लिक्विड बाहर निकलना शुरू हो रहा है इस होल से। और लिक्विड बाहर निकलते निकलते फाइनली क्या कहता है, द लिक्विड लेवल बिकम्स स्टेडी व्हेन द वाटर कॉलम इज 200 mm। मतलब जब वाटर का जो हाइट है इसके अंदर 200 रह जाता है, उसके बाद ये लिक्विड नहीं निकल रहा है, स्टेडी हो जा रहा है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, वाटर बाहर क्यों नहीं निकल रहा है। और ये प्रेशर डिफरेंस 0 हो गया होगा। देखो पहले ऐसे सोचो कि वाटर बाहर क्यों निकल रहा था, तो वाटर बाहर इसलिए निकल रहा था क्योंकि ऊपर प्रेशर था, ऊपर से प्रेशर उसको पुश कर रहा था तो वाटर बाहर निकल रहा था। लेकिन अब बाहर क्यों नहीं निकल रहा है, क्योंकि अब पुश नहीं कर रहा होगा, ये जो बीच का वाटर है उसको दोनों तरफ से प्रेशर सेम मिल रहा होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रेशर P हो गया होगा, वॉल्यूम जो एयर यहाँ पे ट्रैप हो गई है वो V है। तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और बर्नौली का मिक्स कॉन्सेप्ट हो गया एक तरह से। तो देखो अगर ये लिक्विड बाहर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 1 पे
प्रेशर सेम है। तो पॉइंट नंबर 1 पे और पॉइंट नंबर 2 पे अगर प्रेशर सेम है, 2 पे प्रेशर मालूम है हमें P0 है, तो 1 पे भी P0 हो गया, तो P की वैल्यू क्या बनेगी, ऊपर प्रेशर कितना होगा, तो P की वैल्यू हो जाएगी P0 माइनस रो जी एच 200 mm, यानी कि 0.2 करना पड़ेगा, क्यों भाई। तो ये हो जाएगा 10 पावर 5 माइनस 10 पावर 4 इंटू 0.2। और फॉर एयर ट्रैप्ड, एयर जो ट्रैप्ड है उसके लिए हम लोग अप्लाई करेंगे P1V1 इज इक्वल टू P2V2। ठीक है, तो इनिशियल प्रेशर उसका था 10 टू दी पावर 5, इनिशियल वॉल्यूम क्या था, तो इनिशियल वॉल्यूम था उसका 500 माइनस एच लिख दो। फाइनल प्रेशर कितना है, फाइनल प्रेशर है 10 पावर 5 माइनस 2 इंटू 10 पावर 3, और फाइनल हाइट क्या है, फाइनल हाइट उसकी है 300 mm। तो यहां से देखो एच निकालो क्या आता है, निकलेगा यहां से, So 206 mm. 206 mm. एच की वैल्यू 206 mm आती है, यही आंसर है। नो सर, हमें तो फॉल इन हाइट चाहिए, 6 mm आंसर है। आंसर 6 होगा ना, क्योंकि फॉल इन हाइट चाहिए, ठीक ठीक ठीक। ठीक है, ठीक है, बताओ, इतने ही थे ना, और कोई था। यस सर। तो हम लोगों के एप्लीकेशन चल रहे थे हाइड्रोडायनेमिक्स के, एक दो एप्लीकेशन और हैं अच्छे एप्लीकेशन, हालांकि कितने भी एप्लीकेशन कर लो आईआईटी वाले ढूंढ के नया एप्लीकेशन लेके आते हैं, ठीक है, तो समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस का कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसमें 4th नंबर में हम लोग देखते हैं, जो पॉपुलर है वो देख लेते हैं। 4th है वर्किंग ऑफ अ साइफन, वर्किंग ऑफ अ साइफन। साइफन क्या होता है, देखो कभी तुमने देखा हो कि वो जो स्कूटर बाइक मैकेनिक होते हैं या जो भी, तो वो क्या एक पतली सी ट्यूब डाल के क्या वो पेट्रोल बाहर निकाल लेते हैं टैंक से, क्यों भाई, देखा है कभी। यस सर। तो वो जो कॉन्सेप्ट है उसी को हम लोग बोलते हैं साइफन एक्शन। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये लिक्विड का कोई बीकर है और इसके अंदर हमने एक ट्यूब डाल रखी है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम एक बार इस ट्यूब में लिक्विड बाहर पुल कर लें, ठीक है, तो क्या होता है कि इस ट्यूब से फिर लिक्विड अपने आप फिर बाहर आने लगता है, कहने का मतलब यहाँ पे ये लिक्विड अपने आप v वेलोसिटी से बाहर आता रहता है, हमें फिर बाद में कोई भी एनर्जी नहीं देनी पड़ती है। तो ऐसा पॉसिबल कैसे है, तो ऐसा पॉसिबल ऐसे है क्योंकि वो जो लिक्विड का दूसरा वाला एंड है, जो एंड तुमको नीचे दिखाई दे रहा है, वो एंड बीकर में जो वाटर का लेवल है उससे नीचे है। तो क्या है कि बीकर में जो लेवल है अगर उसका हाइट ज्यादा है और ये जो निकाल रहे हैं नीचे इसका हाइट कम है, तो क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, और ऐसा पॉसिबल हो जाता है। तो इसी को हम लोग साइफन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि हम यहाँ पे इसके सरफेस पे कोई पॉइंट ले लेते हैं ए, ठीक है, इस ट्यूब के अंदर टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक पॉइंट लेते हैं पॉइंट बी, और यहाँ पे जहां से ये लिक्विड बाहर आ रहा है इसको लेते हैं पॉइंट सी।
एक बात समझना, ट्यूब अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की है तो ट्यूब के अंदर हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी सेम रहेगी। बताओ। और ऐसा हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ट्यूब का क्रॉस सेक्शन सेम है तो ट्यूब के अंदर हर जगह वेलोसिटी सेम रहेगी। अब तुम ये कह सकते हो कि सर वेलोसिटी सेम कैसे है? तो वेलोसिटी सेम ऐसे है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है ट्यूब के अंदर हर जगह, लेकिन क्या काइनेटिक एनर्जी फिक्स है? तो ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है ऐसा, क्योंकि प्रेशर ट्यूब के अंदर हर जगह अलग अलग आएगा। ट्यूब के अंदर प्रेशर हर जगह अलग अलग आएगा। तो अगर हमको यहाँ पे ये हाइट एज्यूम कर लें, पॉइंट बी की हाइट पॉइंट ए से h1 ले लें, और पॉइंट सी का डेप्थ पॉइंट ए से h2 ले लें, तो सबसे पहले हम लोग सी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालते हैं। तो सी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे यूजिंग बर्नौली एट ए एंड सी, यूजिंग बर्नौली एट ए एंड सी। ठीक है, यूजिंग बर्नौली एट ए एंड सी। तो जरा बताओगे कि ए पॉइंट पे अगर हम इसको वाइड वेसल ले लें और वो जो ट्यूब है वो स्मॉल ले लें, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो लेयर है इसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो होगी। डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, बाद में कंजर्व कर, मतलब बाद में अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, उससे पहले ही बोल सकते हैं। तो पॉइंट ए पे प्रेशर हो जाएगा पी नॉट, ध्यान से देखना, काइनेटिक एनर्जी होगी जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी लिख देते हैं रो जी H2, क्योंकि हमने रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी का पॉइंट सी पे लिया है। पॉइंट सी पे जब लिक्विड आ रहा है तो प्रेशर पी नॉट ही है, काइनेटिक एनर्जी है उसकी हाफ रो वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो तुम देखो यहाँ से आपको वी मिल जाएगा कि कितनी वेलोसिटी से लिक्विड बाहर आएगा, वो H2 पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मतलब अगर H2 नॉन जीरो है तो ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में। एक पॉइंट इसमें और बोलते हैं कि ये जो साइफन की हाइट है, ये जो H1 लिखा हुआ है ना, दिस इज हाइट ऑफ साइफन। तो ये बोलते हैं कि कोई भी साइफन काम तभी करेगा जब उसकी जो हाइट है एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम होगी। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? तो वो निकालते हैं हम लोग मैक्सिमम हाइट ऑफ अ साइफन, मैक्सिमम हाइट ऑफ अ साइफन। तो मैक्सिमम हाइट साइफन के निकालने के लिए हम लोग बर्नौली अप्लाई करते हैं ए और बी पे, यूजिंग बर्नौली एट ए एंड बी। तो देखना ध्यान से, ए पॉइंट पे प्रेशर हो गया पी नॉट, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जीरो, और ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी है रो जी H2। ठीक है, बी पॉइंट पे प्रेशर हम लोग निकाल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पे है हाफ रो वी टू स्क्वायर, हाफ रो वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पे है रो जी H1 प्लस H2। देखो ध्यान से, तो क्या ये हाफ रो वी स्क्वायर और रो जी H2 ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि v जो है वो हमको पता ही है। तो यहां से आपको प्रेशर एट बी मिलेगा, प्रेशर एट बी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस रो जी H1 प्लस H2। तो हम यहां पे ये बोलेंगे कि फॉर वर्किंग साइफन, फॉर वर्किंग साइफन, ये बात तो यहाँ पे क्लियर हो रही है तुमको कि H2 जितना ज्यादा होगा, H1 और H2 जितना ज्यादा होगा, बी पॉइंट का प्रेशर उतना कम होता जा रहा है कि नहीं है? तो किसी भी पॉइंट पे प्रेशर लिक्विड की वजह से निगेटिव नहीं हो सकता है, क्यों भाई? तो हम हमेशा बोलेंगे कि वर्किंग ऑफ साइफन तभी एप्लीकेबल है जब पीबी ग्रेटर देन जीरो है। और अगर तुम पीबी ग्रेटर देन जीरो करोगे तो यहां से तुमको मिलेगा, देखो क्या मिलेगा, H1 शुड बी लेस देन, क्या मिलेगा बताओ? H1 शुड बी लेस देन कितना आएगा? पी नॉट अपॉन रो जी माइनस H2। तो ये एक तरह से मैक्सिमम हाइट ऑफ अ साइफन आ जाएगी। ये दो बातें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, देखो नोट कर लो, कुछ डाउट है बताओ। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में वर्किंग ऑफ अ स्प्रे पंप। स्प्रे पंप देखा है कहीं?
पता नहीं, पहले तो यूज होते थे मच्छरों के लिए, अभी का नहीं पता। स्प्रे पंप कहाँ मिलता है देखने को? सर कोई भी एरोसोल स्प्रे। हाँ एरोसोल्स बोल सकते हैं, करेक्ट। स्प्रे पंप में क्या रहता है कि इस तरह से एक नोजल रहेगा और उस नोजल का कनेक्शन एक लिक्विड वेसल से रहेगा। उस नोजल का कनेक्शन एक लिक्विड पंप से रहेगा, लिक्विड वेसल से कह लो, ठीक है। और स्प्रे पंप का काम यही होता है कि वो जो लिक्विड है उस लिक्विड को एयर मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स करके बाहर पंप करना, ठीक है ना। तो लिक्विड क्या होता है, लिक्विड इस ट्यूब में राइज होता है, ठीक है, और इधर से हम इसको पुश करते हैं एयर को, इधर से हम लोग इसको पुश करते हैं एयर को। तो यहाँ बीच में जो एयर है वो इस नोजल से बाहर निकलती है। अब होता क्या है कि एयर जब इस नोजल से बाहर निकलती है तो एयर मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है, लेट्स से यहाँ पे लिखते हैं पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 पे एयर मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है वो काफी हाई हो जाती है। अब एयर की वेलोसिटी, एयर मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी हाई होने से क्या होता है कि वहां का प्रेशर रिड्यूस हो जाता है बर्नौली थ्योरम के हिसाब से। एयर मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी हाई होने से वहां का प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। अब वहां का प्रेशर रिड्यूस होने से क्या होगा कि इस लिक्विड पे यहां तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और ऊपर प्रेशर रिड्यूस हो गया है, तो लिक्विड अपने आप उस ट्यूब में चढ़ जाता है और लिक्विड अपने आप उस ट्यूब में चढ़ के एयर मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स होकर बाहर निकलता है। लेकिन यहाँ पे दो चीजें हैं, एयर और लिक्विड, ये दो चीजें हैं जिसपे हम लोग साइमल्टेनियसली बर्नौली लगाते हैं, मतलब एयर के लिए अलग लगाते हैं और लिक्विड के अलग लगाते हैं। लिक्विड और एयर मॉलिक्यूल दोनों पॉइंट नंबर 2 पे प्रेशर तो सेम होता है लेकिन वेलोसिटी दोनों के लिए अलग अलग होती है। लिक्विड का जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे हो सकता है वीएल वेलोसिटी से निकल रहा होगा, एयर का जो मॉलिक्यूल है वो वीए वेलोसिटी से निकल रहा है, बट प्रेशर जो है वो दोनों जगह, प्रेशर जो पी पॉइंट सेकेंड नंबर पॉइंट पे होगा वो हमेशा सेम रहेगा। मान लो अगर हमको ये हाइट भी दी हुई है h, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ध्यान से समझना, यहाँ पे ले लेते हैं पॉइंट नंबर, ये 2 हो गया, इधर बाहर ले लेते हैं पॉइंट नंबर 1 और यहाँ पे ले लेते हैं पॉइंट नंबर 3, देखना ध्यान से, ठीक है। तो हम सबसे पहले बर्नौली लगाते हैं, बर्नौली एट 1 and 2 फॉर एयर मॉलिक्यूल्स, मतलब पहले बर्नौली एयर के लिए लगाते हैं। तो देखो पॉइंट नंबर 1 जो है वो बाहर है, बाहर मतलब कि एटमॉस्फेयर में है, तो एटमॉस्फेयर में प्रेशर कितना है पॉइंट नंबर 1 पे, तो प्रेशर पी नॉट है और एयर मॉलिक्यूल्स स्टेशनरी है। पॉइंट नंबर 2 पे प्रेशर मान लेते हैं P2 हो गया और वहां पे एयर मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी हो जाएगी हाफ रोए वीए स्क्वायर से काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी। रोए मैंने एयर का डेंसिटी लिया हुआ है, बताओ, रोए मैंने एयर का डेंसिटी लिया हुआ है, बोलो। तो यहां से आपका एक इक्वेशन आ जाएगा, या P2 की वैल्यू लिख लो, P2 की वैल्यू हो जाएगी पी नॉट माइनस हाफ रोए वी ए स्क्वायर, यानी मॉलिक्यूल्स के मूव करने की वजह से 2 पॉइंट का प्रेशर थोड़ा रिड्यूस होगा। इसके बाद हम लोग इसमें बर्नौली फिर से लगाएंगे, बर्नौली एट 2 and 3 फॉर लिक्विड, ठीक है। तो 2 पॉइंट पे प्रेशर P2 है, काइनेटिक एनर्जी लिक्विड है तो हाफ रोएल इंटू वीएल स्क्वायर करेंगे, लिक्विड मॉलिक्यूल की वेलोसिटी और एयर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अलग अलग होगी, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी भी लिखेंगे, ध्यान से देखो तो रोएल जी एच, पॉइंट नंबर 3 पे प्रेशर पी नॉट है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो यहां से अगर हम P2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी पी नॉट माइनस रो एल जी एच माइनस हाफ रो एल इंटू वी एल स्क्वायर, ठीक है। कोई फॉर्मूला नहीं निकाल रहे हैं, बस देख लो। तो अब अगर P2 सेम कर देंगे तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा हमको, यहाँ से हमको मिलेगा हाफ
रो ए वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू रो एल जी एच प्लस हाफ रो एल इंटू वी एल स्क्वायर। ठीक है ना। तो अगर हम इफ एच को निग्लेक्ट कर दें, एच है या नहीं है वो तो डिपेंड करेगा ना क्वेश्चन टू क्वेश्चन में। एच अगर हम लोग निग्लेक्ट कर दें तो यहां से तुमको वी एल की वैल्यू मिलेगी, वी एल इज इक्वल टू वी ए अंडर रूट ऑफ रो ए अपॉन रो एल बनेगा। ठीक है ना। और अगर हमसे पूछा हुआ है रेट एट विच लिक्विड इज कमिंग आउट, मतलब किस रेट से स्प्रे बन रहा है, तो वो जो रेट होगा वो स्मॉल ए इंटू वी एल बनेगा। ये ध्यान रखना बस। देखो क्लियर है क्या? यस सर। मतलब एक बार एयर के लिए लग रही है बर्नौली और एक बार लिक्विड के लिए लग रही है। देखो हम लोग अगर पिस्टन को पुश कर रहे हैं V1 स्पीड से, यहाँ का क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए, यहाँ का क्रॉस सेक्शन मैंने स्मॉल ए लिया है, तो जो VA की वैल्यू होगी वो निकालनी पड़ेगी हमको। कैपिटल A इंटू V1 इज इक्वल टू स्मॉल a इंटू VA से, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर एयर मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना। तो हम लोग जिससे पिस्टन को पुश कर रहे हैं ना वो स्पीड कम होगी, एयर ज्यादा स्पीड पे निकलेगी, नोजल छोटा है ना वहां का। ठीक है ना। यस। ठीक है। और जैसे देखो एक दो डायग्राम है मेरे पास। जैसे ये एक क्रॉस सेक्शन है, किसका क्रॉस सेक्शन है ये? सर एयरप्लेन के विंग का। हाँ, ये एयरप्लेन विंग का ये क्रॉस सेक्शन है। ठीक है। तो एयरप्लेन के ऊपर जो थ्रस्ट फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से उसका वेट बैलेंस है, सिंपल सी बात है। एयरप्लेन जब हवा में उड़ रहा है या तुम लोग जो कागज का प्लेन बना के उड़ाते हो तो उसका वेट कैसे बैलेंस है, तो उसका वेट बैलेंस जो है वो भी अगेन बर्नौली की वजह से ही है। कैसे बर्नौली थ्योरम लग रही है उसमें, तो देखो जब ये प्लेन आगे की तरफ बढ़ रहा है तो ये जो डायग्राम बना हुआ है ये बना हुआ है विद रिस्पेक्ट टू प्लेन, प्लेन के रिस्पेक्ट में बना हुआ है ये। तो क्या होगा कि इसका जो शेप है, शेप तो समझ में आ रहा है कैसा है, लेकिन इसका जो एंगल है सीधा नहीं है, ये थोड़ा सा टिल्टेड है। ध्यान से देखो जिसको उसने डायग्राम में दिखाया हुआ है एंगल ऑफ अटैक। तो अगर ये थोड़ा सा टिल्टेड है तो क्या होगा कि इधर से जो एयर आ रही है कुछ एयर यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी। कहने का मतलब है कि नीचे जो एयर की स्ट्रीम लाइंस हैं और ऊपर जो स्ट्रीम लाइंस हैं, ऊपर स्ट्रीम लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी, और ऊपर स्ट्रीम लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होने से क्या होगा कि ये जो V1 की वैल्यू है, V1 की वैल्यू V2 से ज्यादा होगी, जिसकी वजह से P2 की वैल्यू P1 से ज्यादा होगी। यानी नीचे प्रेशर ज्यादा होगा ऊपर प्रेशर कम होगा। अब नीचे ज्यादा है जिसकी वजह से उसको एक थ्रस्ट फोर्स मिलेगा, तो वो जो थ्रस्ट फोर्स डायरेक्शन बनाया हुआ है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस बनाया हुआ है, प्रेशर ज्यादा है तो, और उसी थ्रस्ट फोर्स की वजह से उसका वेट बैलेंस है। ठीक है ना। यस सर। जब ये तो हो गई भाई जब हवा में उड़ रहा है, जब प्लेन लैंड करता है ना तो रोकने के लिए भी क्या होता है ना, ये एंगल ऑफ अटैक बढ़ा देते हैं। क्यों भाई? कभी विंडो सीट पे बैठना तो ध्यान से देखना, विंग वाली विंडो सीट पे, तो ये जो एंगल ऑफ अटैक है ये बढ़ा देते हैं, मतलब उसमें अलग से भी फ्लैप्स होते हैं, तो वो फ्लैप जो है इस तरह से हो जाते हैं पोजीशन उसकी। तो क्या होता है कि यही जो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है उसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो पहले जो फोर्स mg बैलेंस कर रहा था, बाद में वही फोर्स उसको रिटार्डिंग फोर्स देता है रुकने के लिए, मतलब टच होने के बाद, लैंडिंग होने के बाद। क्लियर है? देख लो बस डायग्राम बना के मेन मेन बातें लिख लो इसमें। ठीक है।
और जैसे एक और एग्जांपल है, ये दूसरा एग्जांपल किसका है? क्रिकेट तो देखते ही होगे, क्यों भाई? बचपन से देखा है ना, तो उसमें इन स्विंग आउट स्विंग वो सब भी देखा होगा। तो जो इन स्विंग आउट स्विंग है वहां पे भी बर्नौली का एप्लीकेशन है। कैसे? ये जो फर्स्ट फिगर बना हुआ है, फर्स्ट फिगर में ये जो बॉल है ये अपने एक्सिस पे बिल्कुल भी रोटेशन नहीं कर रही है, ठीक है ना, मतलब प्योर ट्रांसलेशन मोशन है। प्योर ट्रांसलेशन मोशन में क्या होगा कि बॉल में दोनों तरफ जो स्ट्रीम लाइंस की डेंसिटी है वो सेम है। दोनों तरफ स्ट्रीम लाइंस की डेंसिटी सेम होने की वजह से इस बॉल के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, मतलब फोर्स की वैल्यू 0 होगी। किसी भी साइडवर्ड डायरेक्शन में या अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन सेकंड फिगर में ये समझाया हुआ है कि अगर जैसे बॉल घूम रही है तो बॉल घूम रही है तो बॉल के साथ साथ बॉल के पास में जो स्ट्रीम लाइंस हैं वो भी बॉल को सपोर्ट करेंगी। तो जब हम ये दोनों फिगर सुपर इम्पोज कर दें, मान लो कि हमने रोटेटिंग बॉल आगे की तरफ थ्रो की है, घूमती हुई बॉल, मतलब बॉल रोटेट भी हो रही है और ट्रांसलेट भी हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे बॉल अगर क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है तो ध्यान से देखो कि यहाँ पे स्ट्रीम लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू यहाँ पे। तो अगेन हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 ले रहे हैं, पॉइंट नंबर 2 ले रहे हैं, तो क्या कहोगे? पॉइंट नंबर 2 पे जो वेलोसिटी है वो कम होगी पॉइंट नंबर 1 के कंपैरिजन में। तो पॉइंट नंबर 2 पे जो प्रेशर है वो पॉइंट नंबर 1 से ज्यादा होगा, और प्रेशर ज्यादा होने की वजह से उस बॉल के ऊपर एक साइड वाइज डिफ्लेक्शन फोर्स लगेगा। तो वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगी, वो अपने पाथ से थोड़ा डेविएट होगी, जिसको हम स्विंग ऑफ अ बॉल बोलते हैं, ठीक है ना। ये स्विंग हालांकि फुटबॉल में भी काम करता है, क्यों भाई? फुटबॉल में भी जो प्लेयर्स हैं जब हिट करते हैं तो वो बॉल घूम जाती है अपने पाथ से, इतना ज्यादा स्विंग होता है, क्योंकि बॉल जितना बड़ी होगी उसमें स्विंग का इफेक्ट उतना ज्यादा आएगा। ठीक है, बोलो। ध्यान रखो, इसमें कुछ बनाना है डायग्राम तो ये थर्ड वाला बना लो, ठीक है। और जैसे सर इसी का नाम बस सर मैग्नस इफेक्ट है सर, मतलब कि वो कुछ और होता सर? कौन सा इफेक्ट? सर मैग्नस इफेक्ट। हाँ मैग्नस, नहीं मैग्नस इफेक्ट भी हाँ यही है, ऑलमोस्ट यही है। मैग्नस इफेक्ट में वो बोलते हैं ना जो पिंग पोंग बॉल है उसको हम जो क्या बोलते हैं, क्या होता है हमारे को क्या बोलते हैं, उसके ऊपर हम अगर बॉल को रख दें तो बॉल जो है एक ही जगह अपना उछलती रहती है, मतलब फ्लोट करती है पूरे इक्विलिब्रियम में। तो उस पर इसीलिए क्योंकि साइड से जो वाटर निकल रहा है वो स्ट्रीम लाइंस उसको बैलेंस रखती हैं, अगर वो किसी भी एक साइड जाती है तो उधर का प्रेशर कम होकर वो उसको वापस दूसरी तरफ धकेल देता है। तो मैग्नस इफेक्ट शायद वो है। देखो जैसे ये वाला देखो बता रहे हैं, ये थर्ड वाला जो डायग्राम है दिस इज एरोडायनेमिक शेप ऑफ अ व्हीकल। देखो जितने भी कार वगैरह हैं या जो भी हैं, ठीक है, तुमने देखा होगा जनरली भाई, जैसे सेडान हो गई, एसयूवी हो गई, वो ऊपर का शेप भले ही चेंज करते रहो अपर पोर्शन, लेकिन उस कार का जो बॉटम वाला पार्ट है यानी जो नीचे वाला पार्ट है वो एकदम फ्लैट होता है। ध्यान से देखना, बिल्कुल खाली होगा, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि जब ये कार चले हाई स्पीड पे तो जो एयर के जो स्ट्रीम लाइंस हैं, एयर की स्ट्रीम लाइंस की डेंसिटी नीचे ज्यादा होनी चाहिए और ऊपर वो एयर की जो डेंसिटी है वो थोड़ा सी हैंडर हो रही है, दिख रही है? नीचे स्ट्रीम लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि हम चाहते हैं कि ऊपर का जो प्रेशर है वो ज्यादा होना चाहिए नीचे के प्रेशर से। ऊपर का प्रेशर ज्यादा होगा तो इस कार के ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा और उस डाउनवर्ड फोर्स की वजह से वो ग्राउंड से चिपक के चलेगी, ऐसे समझ लो। मतलब इसको हमें एयरप्लेन नहीं बनाना है ना, तो इसमें उल्टा कॉन्सेप्ट है कि हमें इसमें चाहिए कि वो जो थ्रस्ट फोर्स है जो उसके विंड शील्ड पे टकरा रहा है वो विंड शील्ड पे टकराने वाला थ्रस्ट फोर्स उसको एक डाउनवर्ड फोर्स दे।
ठीक है ना। तो यहाँ पे स्ट्रीम लाइंस की डेंसिटी नीचे ज्यादा होगी कार के नीचे और कार के ऊपर कम होगी। तो इसीलिए सर हाई स्पीड कार्स में ग्राउंड क्लियरेंस कम रखते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस तो हाँ मतलब वही है, डेंसिटी का ही इफेक्ट है दोनों तरफ। बहुत हाई स्पीड जो कार है वो तो ऊपर का भी शेप थोड़ा चेंज करते हैं, मतलब करना वही है, बेसिक पर्पस यही कि हम चाहते हैं कि उस पर डाउनवर्ड थ्रस्ट लगे, अपवर्ड थ्रस्ट नहीं लगे। ठीक है। क्वेश्चन इसमें थोड़े से और देख लेते हैं, बाकी थ्योरी में और कुछ नहीं है। देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, करो ट्राई इसको। देखो इसमें क्या करेंगे, तो वो कह रहा है व्हाट वर्क शुड बी डन इन ऑर्डर टू रिमूव ऑल वाटर हॉरिजॉन्टली लोकेटेड सिलेंडर ड्यूरिंग टाइम टी बाय मींस ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन पिस्टन। तो मान लेते हैं कि हम लोग कांस्टेंट फोर्स जो है वो F अप्लाई कर रहे हैं। इसको हम लोग दो मेथड से कर सकते हैं, दोनों देख लो ध्यान से। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर दिया, और क्या क्या दिया है, क्रॉस सेक्शन ऑफ ओरिफाइस दिया हुआ है स्मॉल s। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ से जो लिक्विड निकल रहा है वो स्मॉल v स्पीड से निकल रहा है, और वो जो क्रॉस सेक्शन है वो कह रहा है वो दैट इज कंसिडरेबली लेस देन दी पिस्टन एरिया। तो पिस्टन एरिया यहाँ पे है, पिस्टन एरिया दिया नहीं है तो उसको कैपिटल ए ले लेते हैं, और ये हो गया स्मॉल s। तो इसमें v स्पीड हमको भी मालूम नहीं है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस सपोज l ले लेते हैं। तो अभी बताओ हमें टाइम दिया हुआ है कि कितने टाइम में ये सारा का सारा खाली हो रहा है। तो एक बार बताओ, ये बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू कैपिटल V। बोलो, ये तो क्लियर है ना। तो यहां से हमको स्पीड V निकल आएगी, वॉल्यूम क्योंकि दिया हुआ है, तो कैपिटल V अपॉन S इंटू टी, इसको ऐसे ही रख लो। अब इसके बाद जस्ट इनसाइड एंड जस्ट आउटसाइड अगर हम लोग बर्नौली थ्योरम अप्लाई करें यूजिंग बर्नौली एट 1 and 2, तो देखना ध्यान से, पॉइंट नंबर 1 पे प्रेशर हम P1 ले लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट 0 होगी। पॉइंट नंबर 2 पे प्रेशर हो जाएगा P0 और काइनेटिक एनर्जी है हाफ रो V स्क्वायर। तो यहाँ से P1 की वैल्यू हो जाएगी P0 प्लस हाफ रो V स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं, तो कैपिटल V अपॉन S इंटू टी का होल स्क्वायर, ये P1 हो गया। अच्छा, P1 हमें क्यों चाहिए, क्योंकि अंदर का प्रेशर अगर हमको मालूम है भाई 1 और 1 इन दोनों पॉइंट पे प्रेशर तो सेम ही होगा, और बाहर का प्रेशर है P0, तो हमको जो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा वो बेसिकली P1 माइनस P0 इंटू कैपिटल ए करना पड़ेगा। देखो, तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी P1 माइनस P0 अगर लिखें तो ये हो जाएगा रो कैपिटल V स्क्वायर अपॉन 2 S स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू कैपिटल ए। तो वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन को लिख सकते हैं, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा F इंटू एल। तो यहाँ से F इंटू एल अगर आप करोगे तो ये आएगा रो V स्क्वायर अपॉन 2S स्क्वायर टी स्क्वायर और A इंटू एल। देखो, और A इंटू एल को भी हम कैपिटल V लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी रो V क्यूब अपॉन 2 टाइम्स S स्क्वायर टी स्क्वायर। देखो, तो एक तरीका तो ये है इसका, बोलिए क्लियर है, ये ऐसे किया था। सर काइनेटिक एनर्जी निकाल दी थी। हाँ, तो वो थोड़ा और अच्छा मेथड है। मेथड 2 में हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम से अगर चलें तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन
काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर हमें लिखना है तो जो लिक्विड बाहर आ रहा है, जितना भी लिक्विड बाहर आ रहा है वो किस स्पीड से आ रहा है, वो स्पीड हमको मालूम है। तो पूरे लिक्विड का टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल दो कितना बनेगा। तो पूरे लिक्विड का टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv²। अब m कैसे आएगा, तो देखो m को लिख सकते हैं रो इंटू कैपिटल V, और v हम लोगों ने पहले निकाल लिया, तो v हो जाएगा v अपॉन s इंटू टी का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ से रो v³ अपॉन 2s² t²। बताइए क्लियर है दोनों मेथड? क्यों भाई? नेक्स्ट एक और देखो क्वेश्चन, ये देखो, देखो इसमें ये बात हमको लिखी हुई है कि लिक्विड कितने रेट से बाहर आ रहा है, लिक्विड का फ्लो रेट हमको दिया हुआ है। तो देखो अगर लिक्विड का फ्लो रेट दिया हुआ है तो एक तरह से हमको यहाँ पे लिक्विड की वेलोसिटी मिल जाएगी। क्यों भाई? क्रॉस सेक्शन एरिया भी दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका हो जाएगा πr²। तो ये जो वेलोसिटी है इसको हम लोग लिख सकते हैं q अपॉन a, तो ये हो जाएगी q अपॉन πr²। अब ये बताओ कि जब ये लिक्विड निकलता है a क्रॉस सेक्शन से v स्पीड से, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि पीछे की तरफ जो रिएक्शन फोर्स मिल रहा है वो कितना होगा? क्यू क्या है? क्यू यहाँ पे फ्लो रेट है dv/dt, d कैपिटल V अपॉन dt इज इक्वल टू q, जिसको हम लोग a इंटू वी लिखते हैं। लीटर पर सेकेंड है ना? तो यहां से आपको रिएक्शन फोर्स मिल जाएगा। रिएक्शन फोर्स कितना लिखते हैं, तो रिएक्शन फोर्स को लिखेंगे रो ए v²। अब फोर्स मिल गया है, पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क लिखना है, तो कौन सी बड़ी बात है, सीधा सीधा है। क्या सीधे सीधे बोल सकते हैं, रिएक्शन फोर्स इंटू एल हो जाएगा, ये हो जाएगा रो ए एल और v²। तो v² की जगह होगा q² अपॉन πr² का होल स्क्वायर, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रो एल q² अपॉन πr²। वैल्यू रखेंगे तो थोड़ा ध्यान रखना, वाटर है तो रो की जगह तो चलो हम 10³ लिख देंगे, ठीक है। एल की जगह 0.22 हो जाएगा, आर की जगह 0.005, क्यों भाई? और क्यू की जगह क्या लिखेंगे? क्यू की जगह 0.5 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये सारी वैल्यूज रखोगे तो टॉर्क की वैल्यू कितनी बता रहे थे? 0.7 न्यूटन मीटर आ जाएगी, ठीक है। बोलिए। हाइड्रोडायनेमिक्स में फिर इतना ही है, ठीक है।